स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल एबीसी पर। आज की वीडियो में वॉल्यूम 6 पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे। दो वीडियोस में इनको कवर करेंगे। लगभग 250 के करीब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे अगर आप उनको अच्छे से करेंगे तो एग्ज़ाम में जो वॉल्यूम 6 पार्ट 1 के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जैसा कि आपको पता है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1, फिर उसके बाद पार्ट 3 के चैप्टर नंबर 1 और 2 और अपडेटेड एसपी ऑर्डर्स में से आपसे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें से मतलब कि ये रखिए 2 या 3 मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। और अगर आप इन 250 क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे तो ये जो आपके 2 या 3 क्वेश्चन हैं यानी कि 2 या 3 नंबर हैं वो ज़रूर पक्के हो जाएंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के बने बनाए नोट्स चाहिए तो क्वेश्चन बुक आप परचेज कर सकते हैं। इसमें ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता क्योंकि जितना भी वॉल्यूम 6 पार्ट 1 का थ्योरी सिलेबस है उसको अच्छे से रिवाइज करने के बाद ही हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं। इसके अलावा जीडीएस टू एमटीएस बुक आपको मिल जाएगी, पोस्टमैन मेल गार्ड की बुक मिल जाएगी। दोनों में 2-2 सालों के क्वेश्चन पेपर रहेंगे। पीएएसए सिलेबस की बुक मिल जाएगी, पीएएसए के 2023 के क्वेश्चन पेपर्स की बुक मिल जाएगी। और अच्छे से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं क्लासेस में जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो ज़रूर आप एक बार थ्योरी की तरफ जाएं। आप थ्योरी वाला जो पोर्शन है उसको एक बार समझने की कोशिश करें या हमारे वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से समझें तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगने शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन ऑफिसेज वेयर देयर आर 1 or more assistants then who should submit a memorandum of distribution of work for approval। जिन कार्यालयों में एक या एक से अधिक सहायक होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, वहाँ किसे कार्य वितरण का ज्ञापन अनुमोदन के लिए या अप्रूवल के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा पोस्ट मास्टर को करना चाहिए। यानी कि पोस्ट मास्टर मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क को सबमिट करता है अप्रूवल के लिए। किसके पास सबमिट करता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से कार्यालयों में आपका ये मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अप्रूवल के लिए पोस्ट मास्टर के द्वारा सबमिट किया जाता है। तो ऐसे कार्यालय जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा सहायक होते हैं उन कार्यालयों में मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क को अप्रूवल के लिए पोस्ट मास्टर सबमिट करता है। किसके पास करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। The memorandum of distribution of work is submitted to which of the following for approval। कार्य वितरण का ज्ञापन अनुमोदन के लिए निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत किया जाता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन था किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो आंसर आ गया हमारे पास कि पोस्ट मास्टर करता है। लेकिन किसके पास करता है, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा सुपरिटेंडेंट को ये सबमिट करता है। यानी कि मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क को कौन अप्रूव करेगा, सुपरिटेंडेंट करेगा। सबमिट कौन करता है, आपका पोस्ट मास्टर करता है सुपरिटेंडेंट को। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क विल कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। कार्य वितरण के ज्ञापन में निम्नलिखित में से क्या शामिल होगा। अब ये जो मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अप्रूवल के लिए सुपरिटेंडेंट को पोस्ट मास्टर के द्वारा सबमिट किया जाता है, इस मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क में क्या शामिल होता है, डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिशियल्स एम्प्लॉयड इन ईच ब्रांच ऑफ पोस्ट मास्टर्स ऑफिस। पोस्ट मास्टर के कार्यालय की प्रत्येक शाखा में कार्यरत अधिकारियों के पद नाम होते हैं। फिर उसके बाद उनकी अटेंडेंस के घंटे होते हैं, उनकी उपस्थिति के घंटे होते हैं और उनको क्या ड्यूटी दी गई है, क्या कर्तव्य सौंपे गए हैं। ये सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क में शामिल रहती हैं। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। In the case of the first class post offices who can approve the memorandum of distribution of work,
प्रथम श्रेणी डाकघरों के मामले में कार्य वितरण के ज्ञापन को कौन अनुमोदित कर सकता है? अब पहले हमने किया कि इसको सुपरिटेंडेंट क्या करता है, अप्रूव करता है, लेकिन जो फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस होते हैं उनके मामले में कौन करता है? पोस्ट मास्टर के द्वारा स्वयं कार्य वितरण का ज्ञापन अप्रूव किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अन्य कार्यालयों के मामले में पोस्ट मास्टर मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अप्रूवल के लिए सुपरिटेंडेंट को सबमिट करता है, लेकिन फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस के मामले में स्वयं पोस्ट मास्टर मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क को अप्रूव करेगा। No change should be made in the memorandum of distribution of work without approval of the कार्य वितरण के ज्ञापन में किसकी मंजूरी के बिना कोई भी बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सुपरिटेंडेंट और फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर एज द केस में भी, अधीक्षक या प्रथम श्रेणी पोस्ट मास्टर जैसा भी मामला हो, यानी कि जो अप्रूव करेगा मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क को, उसकी आपको सैंक्शन चाहिए होगी, उससे आपको मंजूरी लेनी होगी अगर मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क में कोई भी आपको चेंज करनी है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। While preparing a memorandum of distribution of work, then which of the following points should be kept in mind? कार्य वितरण का ज्ञापन तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है? अब ये जब मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क तैयार किया जाता है तो कुछ बातें जो वो ध्यान में रखी जाती हैं, जैसे कि द पीए विद ड्यूटीज कनेक्टेड विद मनी ऑर्डर एसबी सब अकाउंट डिपार्टमेंट शुड नॉट बी द ट्रेजरर ऑफ द ऑफिस, यानी कि ऐसा पीए जिसका काम या जिसकी ड्यूटीज़ क्या है, मनी ऑर्डर, एसबी या फिर सब अकाउंट डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं, वह कभी भी कार्यालय का ट्रेजरर या कोषाध्यक्ष नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा। द डिलीवरी डिपार्टमेंट वर्क शुड नॉट बी एंट्रस्टेड टू द डिपॉजिट असिस्टेंट, उसके बाद जो डिलीवरी डिपार्टमेंट का या वितरण विभाग का कार्य होता है उसको कभी भी डिपॉजिट असिस्टेंट को नहीं सौंपा जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। द वर्क ऑफ द सब अकाउंट डिपार्टमेंट शुड नॉट बी एंट्रस्टेड टू द मेल असिस्टेंट, उसके बाद सब अकाउंट डिपार्टमेंट का काम कभी भी मेल असिस्टेंट को सौंपा नहीं जाएगा। सभी आ जाएंगे करेक्ट। डी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क को तैयार किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The work will be distributed according to which of the following, निम्नलिखित में से किसके अनुसार कार्य का वितरण किया जाएगा? अब ये डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी जो काम की, वो किसके अनुसार की जाती है? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस, कार्यालय की स्थापना के अनुसार जो कार्य है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 2 or more assistants can be employed in one department or the duties of 2 or more departments can be assigned to the same assistant, एक विभाग में 2 या 2 से अधिक सहायकों को नियोजित किया जा सकता है या एक ही सहायक को 2 या 2 से अधिक विभागों के कर्तव्य सौंपे जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, सौंपे जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ पे विभाग ज़्यादा है और असिस्टेंट कम है, वहाँ पे एक असिस्टेंट को 2 या 2 से ज़्यादा विभाग भी सौंपे जा सकते हैं। जहाँ पे असिस्टेंट ज़्यादा है और आपके विभाग कम है, वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा असिस्टेंट्स को एक विभाग भी सौंपा जा सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इन डबल हैंडेड ऑफिसेस the assistant who works as SB counter PA should be transferred in every, डबल हैंडेड कार्यालयों में सहायक जो एसबी काउंटर पीए के रूप में काम करता है उसको प्रत्येक में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा। 3 वर्ष के बाद उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब जो आपके ऑफिस होते हैं 3 या मोर हैंड वाले, वहाँ पर जो एसबी काउंटर असिस्टेंट या असिस्टेंट इंचार्ज होता है सब अकाउंट डिपार्टमेंट का, उसको मैक्सिमम उसके चार्ज के ऊपर 3 साल 6 महीने तक रहने दिया जाता है। उसके बाद उसकी भी ट्रांसफ़र कर दी जाती है, यानी कि उसकी जो ट्रांसफ़र होती है, उसका जो स्थानांतरण होता है वो 3 साल 6 महीने में होता है। और आपके जो डबल हैंडेड ऑफिस में असिस्टेंट होते हैं जो एसबी काउंटर पीए के रूप में काम कर रहे होते हैं, इनका स्थानांतरण 3 वर्ष में होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
In single-handed offices, the SPM should invariably be transferred within every years. सिंगल हैंडेड कार्यालयों में एसपीएम को अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्षों के भीतर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। अब जो सिंगल हैंडेड ऑफिस होते हैं वहाँ पे जो सब पोस्ट मास्टर होता है उसकी ट्रांसफ़र कितने समय के भीतर होती है? 3 महीने के भीतर होती है। तो इस 3 साल के भीतर होती है। ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। The distribution of work must be strictly maintained by which of the following? निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्य के वितरण को सख्ती से बनाए रखा जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है काम की उसको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पोस्ट मास्टर या सब पोस्ट मास्टर की जिम्मेदारी होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। In the case of sudden illness or in the absence of PAs, the temporary arrangements may be made by postmaster or sub-postmaster to carry on the absence work. The arrangements should be noted in the आकस्मिक बीमारी की स्थिति में अथवा पीए की अनुपस्थिति में अस्थायी व्यवस्था पोस्ट मास्टर या सब पोस्ट मास्टर द्वारा की जाती है ताकि जो अनुपस्थिति का कार्य है यानी कि जो भी सहायक अनुपस्थित है उसका जो कार्य है उसको किया जा सके। इस व्यवस्था को कहाँ पे नोट किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। पोस्ट मास्टर की आदेश पुस्तिका में ये जो अरेंजमेंट किए जाते हैं उनको नोट किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज मेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म? कार्य वितरण का ज्ञापन निम्नलिखित में से किस प्रपत्र पर तैयार किया जाता है? करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा। MS-11 के ऊपर इसे तैयार किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नॉमिनल रोल? नॉमिनल रोल के बारे में कौन सा सही है? फर्स्ट पॉइंट है नॉमिनल रोल इज अ रिकॉर्ड ऑफ पीएज वर्क इन द पोस्ट ऑफिस ऑन एनी गिवन डे। अब ये जो नॉमिनल रोल होता है ये क्या चीज़ होती है? किसी भी दिन पोस्ट ऑफिस में जो पीए होते हैं उनके काम का रिकॉर्ड होता है। तो कोई भी दिया हुआ दिन है उस दिन पर पोस्ट ऑफिस में वास्तव में जो काम करने वाले पीए होते हैं उनके काम का ये रिकॉर्ड होता है। इट इज़ मेंटेन्ड ऑन फॉर्म MS-12। इसे MS-12 प्रपत्र के ऊपर तैयार किया जाता है। बिल्कुल सही है। द नॉमिनल रोल शुड बी रिटन अप बाई द पोस्ट मास्टर व्हेनेवर अ चेंज आइदर टेम्परेरी और परमानेंट इज मेड टू द ड्यूटी ऑफ एनी मेंबर ऑफ क्लैरिकल स्टाफ। अब ये जो नॉमिनल रोल है इसे पोस्ट मास्टर के द्वारा लिखा जाता है। कब लिखा जाता है? जब भी क्लैरिकल स्टाफ के किसी भी मेंबर की ड्यूटी में कोई भी टेम्परेरी या परमानेंट बदलाव या चेंज की जाती है तब इसे लिखा जाता है। सभी पॉइंट करेक्ट हैं तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। The nominal role is also maintained for postmen और village postmen in offices where their strength is more than। उन कार्यालयों में डाकियों या ग्रामीण डाकियों के लिए नॉमिनल रोल रखा जाता है जहां पर उनकी संख्या कितने से अधिक होती है। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। ऐसे कार्यालय जहां पर ग्राम डाकियों या डाकियों की संख्या 25 से ज़्यादा हो वहां पर उनके लिए नॉमिनल रोल को मेंटेन किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विलेज सॉर्टिंग लिस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन विच फॉर्म? विलेज सॉर्टिंग लिस्ट या ग्रामीण छंटाई सूची कौन से प्रपत्र के ऊपर तैयार की जाती है? ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। M-52 के ऊपर इसे तैयार किया जाता है। विलेज सॉर्टिंग लिस्ट इज प्रिपेयर्ड एंड सप्लाइड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्राम छंटाई सूची किसके द्वारा तैयार एवं आपूर्ति की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। सब डिविजनल इंस्पेक्टर के द्वारा की जाती है। और इसे क्या किया जाता है? उस प्रत्येक कार्यालय को सप्लाई किया जाता है जिसके साथ विलेज पोस्टमैन जुड़े होते हैं। तो विलेज सॉर्टिंग लिस्ट जो है सब डिविजनल इंस्पेक्टर के द्वारा तैयार की जाती है और हर एक उस कार्यालय को भेजी जाती है जिसके साथ विलेज पोस्टमैन ग्रामीण डाकिए जुड़े होते हैं। द पोस्ट मास्टर शुड एग्जामाइन द विलेज सॉर्टिंग लिस्ट वंस इन अ। पोस्ट मास्टर को कितने समय में एक बार ग्राम छंटाई सूची की जांच करनी चाहिए? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा। महीने में एक बार उसे ग्राम छंटाई सूची की जांच करनी चाहिए। किसे करनी चाहिए? ध्यान रखना, पोस्ट मास्टर को करनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट विलेज सॉर्टिंग लिस्ट?
ग्राम छंटाई सूची के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब ये जो विलेज सॉर्टिंग लिस्ट है जिसे सब डिविजनल इंस्पेक्टर तैयार करता है और हर एक उस कार्यालय के लिए भेजता है जिसके साथ विलेज पोस्टमैन जुड़े होते हैं, उसके बारे में कौन सा सही है। It is supplied to post office with which village postmen are attached. इसकी आपूर्ति हर एक उस डाक घर को की जाती है जिसके साथ ग्रामीण डाकिये जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इट शुड हंग अप इन दी पोस्ट ऑफिस नियर दी सब अकाउंट असिस्टेंट्स टेबल। इसे उप खाता सहायक की मेज के पास डाक घर में लटका कर रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब अकाउंट असिस्टेंट के टेबल के पास इसे लटका कर रखा जाता है। इट शोज अ लिस्ट ऑफ विलेजेस। अब ये क्या करती है, एक गांव की जो लिस्ट है या सूची है उसको दर्शाती है। कौन से विलेजेस, इन वीट ऑफ ईच विलेज पोस्टमैन। प्रत्येक विलेज पोस्टमैन या ग्रामीण डाकिये की गश्त में आने वाले जो विलेज होते हैं उनकी लिस्ट को यह दर्शाती है। कैसे दर्शाती है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दर्शाती है। सभी पॉइंट सही हैं, डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। ये सभी विलेज सॉर्टिंग लिस्ट के बारे में सही हैं। Every day before the close of the office, who must collect all the stamps and seals, except which are required for the use at night, and lock them up. हर दिन कार्यालय बंद होने से पहले किसे सभी मोहरों और सीलों को इकट्ठा करना चाहिए सिवाय उनके जो रात में उपयोग के लिए आवश्यक हैं, और उन्हें बंद कर देना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, किसकी ये जिम्मेदारी होती है, पोस्ट मास्टर या सब पोस्ट मास्टर की ये जिम्मेदारी होती है कि प्रत्येक दिन के लिए कार्यालय बंद होने से पहले सभी मोहरों और सीलों को इकट्ठा करे और उनको लॉक करके रख दे सिवाय उन मोहरों और सीलों के जिनका यूज रात में किया जाना है। When registration and parcel boxes have double locks, then which of the following is true? जब पंजीकरण और पार्सल बॉक्स में दोहरे ताले होते हैं, यानी कि जब आपके रजिस्ट्रेशन और पार्सल बॉक्सेस में दो दो ताले लगे होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, की ऑफ वन लॉक आफ्टर ऑफिस आवर्स रिमेन्स इन दी पर्सनल कस्टडी ऑफ द पोस्ट मास्टर। अगर रजिस्ट्रेशन या पार्सल बॉक्सेस को डबल लॉक लगे हैं तो एक लॉक या एक ताले की चाबी कार्यालय के कामकाज के घंटों के बाद पोस्ट मास्टर के पास रहेगी एंड द अदर की बाय असिस्टेंट इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट, और दूसरी चाबी जो है विभाग के प्रभारी सहायक द्वारा रखी जाती है। यानी कि अगर रजिस्ट्रेशन वाले बॉक्स की बात करें तो रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट अपने पास रखेगा। पार्सल बॉक्सेस की बात करें तो पार्सल जो असिस्टेंट होता है, पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, दूसरी चाबी वो अपने पास रखेगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट, दोनों ही पॉइंट आपके सही आ जाएंगे। सजेशन एंड कंप्लेंट बुक इज मेड ऑन विच फॉर्म। सुझाव और शिकायत पुस्तिका का रख रखाव कौन से प्रपत्र के ऊपर किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, MS 94 के ऊपर इसे बनाया जाता है। सजेशन एंड कंप्लेंट बुक इज मेंटेन्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। सुझाव और शिकायत पुस्तिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी जाती है। तो ये जो सजेशन और कंप्लेंट बुक होती है इसको सभी कार्यालयों सभी डाकघरों के द्वारा रखा जाता है, फिर चाहे वो हेड ऑफिस हो, चाहे वो सब ऑफिस हो, चाहे वो ब्रांच ऑफिस हो। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, डी आ जाएगा। उपरोक्त सभी के द्वारा सुझाव और शिकायत पुस्तिका का रख रखाव किया जाता है। Mandate the head of the office should examine the complaint and suggestion book. कार्यालय प्रमुख को कब शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका की जांच करनी चाहिए। ठीक है, तो कब करनी चाहिए, करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डेली एट एंड ऑफ ईच डे, प्रत्येक दिन के अंत में। किसके द्वारा इसकी जांच की जाती है, हेड ऑफ द ऑफिस, यानी कि जैसे हमने बात की कि ये सभी कार्यालयों में इसका रखरखाव किया जाता है, तो जो भी उस कार्यालय का इंचार्ज होता है उसका ये काम है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि डेली एंड में यानी कि दिन के अंत में वो इसकी जांच जरूर करे। In the sub offices, which book is used at the place of postmaster's order book? उप कार्यालयों में
पोस्ट मास्टर की ऑर्डर बुक के स्थान पर किस पुस्तक का उपयोग किया जाता है? तो सब ऑफिस जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, आपकी ये जो पोस्ट मास्टर की ऑर्डर बुक होती है, पोस्ट मास्टर की जो आदेश पुस्तिका होती है, उसके स्थान पर एरर बुक का यूज़ किया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Temporary arrangements made for distribution of work of PAs and postmen in case of their absence should be recorded in which of the following? अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया कि कोई भी PA है या पोस्टमैन है, अगर वो अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो उस मामले में उनके काम के विवरण के लिए के वितरण के लिए कोई भी अस्थायी व्यवस्था जो की जाती है उसको कहाँ पे दर्ज किया जाएगा। यानी कि पीए या पोस्टमैन अगर एब्सेंट होते हैं, उनकी जगह पर जो उनका काम है उसको करने के लिए जो टेम्परेरी अरेंजमेंट किए जाते हैं उनको कहाँ पर दर्ज किया जाता है? तो कहाँ पे किया जाता है? पोस्ट मास्टर की आदेश पुस्तिका में किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following should be recorded in the postmaster's order book? निम्नलिखित में से क्या पोस्ट मास्टर की ऑर्डर बुक में दर्ज किया जाना चाहिए? ठीक है, जो पोस्ट मास्टर की ऑर्डर बुक होती है उसमें बहुत सारी चीज़ों को दर्ज किया जाता है। अगर हम बात करें सबसे पहले रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ लॉक्स, यूनिफॉर्म्स एंड स्टैम्प एडवांसेस, तालों, वर्दियों या मोहरों के हिस्सों के परीक्षण का परिणाम इसमें दर्ज किया जाता है। ऑर्डर्स पास्ड बाय द पोस्ट मास्टर फॉर रेगुलेशन ऑफ हिज ऑफिस, पोस्ट मास्टर द्वारा अपने कार्यालय के नियमन के लिए जो आदेश पारित किए जाते हैं वो भी पोस्ट मास्टर की ऑर्डर बुक में दर्ज किए जाते हैं। कोई भी अनयूजुअल अकरेंस है, कोई भी असामान्य घटना है, उसको भी पोस्ट मास्टर की आदेश पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? डी आ जाएगा। इन सभी को पोस्ट मास्टर की आदेश पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। आउटसाइडर्स आर नॉट परमिटेड टू एग्जामाइन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो बाहरी लोग होते हैं, आउटसाइडर होते हैं, उनको निम्नलिखित में से किसकी जांच करने की अनुमति नहीं दी जाती है? ठीक है, कोई भी आउटसाइडर है यानी कि विभाग का वो हिस्सा नहीं है, वो क्या नहीं कर सकता? रिकॉर्ड्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के जो अभिलेख होते हैं उनकी जांच नहीं कर सकता। आर्टिकल्स विच आर नॉट एड्रेस्ड टू दैम, ऐसे लेख जो उन्हें भेजे नहीं गए हैं उन लेखों की जांच नहीं कर सकते। आर्टिकल्स विच आर पोस्टेड बाई दैम, अब जो आर्टिकल उनके द्वारा स्वयं पोस्ट किए जाते हैं, पोस्ट करने के बाद वो उनकी जांच नहीं कर सकते। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ये सब चीज़ें करने के लिए आउटसाइडर्स को कभी भी अलो नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। If remittance note exceeding 500 rupees in currency notes, then cloth cash bag should be used. यदि मुद्रा नोटों के प्रेषण को, ठीक है, मुद्रा नोटों का प्रेषण है लेकिन वो 500 रुपीज़ से अधिक नहीं है, तो कपड़े के कैश बैग का उपयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने जो रिमिटांस भेजनी है, धन प्रेषण करना है, 500 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है? कपड़े के थैले का यूज़ करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। If amount of currency notes exceeding 500 rupees or if includes coins, then leather cash bag should be used. अब आपने जो धन प्रेषण करना है वो 500 रुपीज़ से ज़्यादा है या उसमें क्या है, सिक्के भी शामिल हैं, तो इस मामले में आपने लेदर कैश बैग का यूज़ करना होता है। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। A cash bag should be packed, closed and sealed by the treasurer in the presence of the, एक कैश बैग को कोषाध्यक्ष द्वारा किसकी उपस्थिति में पैक, बंद और सील किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, सब अकाउंट असिस्टेंट की। क्या कैश बैग जो होता है उसको कोषाध्यक्ष या ट्रेजरर ही बंद करेगा, पैक करेगा और सील करेगा, लेकिन उसमें किसकी देखभाल की आवश्यकता होती है, किसकी प्रेजेंस ज़रूरी है? सब अकाउंट असिस्टेंट की प्रेजेंस की ज़रूरत होती है। एयरली विलेज रिटर्न इज मेड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, वार्षिक ग्राम विवरणी किस फॉर्म पर तैयार की जाती है? MS 88 के ऊपर इसे तैयार किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द एयरली विलेज रिटर्न शुड बी केप्ट बाई द सब अकाउंटेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 14 डेज ऑफ विच मंथ, वार्षिक ग्राम विवरणी को उपलेखाकार द्वारा
किस महीने के पहले 14 दिनों के दौरान रखा जाना चाहिए? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। फरवरी मंथ के पहले 14 दिनों के दौरान ईयरली विलेज रिटर्न को बनाया जाता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? ये आ जाएगी, यानी कि 1 फरवरी से 14 फरवरी तक ईयरली विलेज रिटर्न बनाई जाती है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ईयरली विलेज रिटर्न, अब ये जो वार्षिक ग्राम रिटर्न है, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी, इट शुड बी टोटल्ड, इसका मिलान किया जाएगा, यानी कि सभी इसमें क्या होते हैं, आर्टिकल्स वगैरह नोट किए जाते हैं। फिर जैसे ये कंप्लीट होते हैं उन सभी आर्टिकल्स का टोटल किया जाता है और फिर पोस्ट मास्टर इसे साइन करने के बाद किसे भेज देता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। सब डिविजनल इंस्पेक्टर को फिर ये ईयरली विलेज रिटर्न भेज दी जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फॉर द कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट मनी द सेफ इज प्रोवाइडेड विद 2 locks. The one key of the safe kept by the postmaster and the other is kept by whom? सरकारी धन की अभिरक्षा के लिए एक तिजोरी में 2 ताले लगे होते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट मनी होती है, इनके पोस्ट ऑफिस में जो कैश होता है उसकी रक्षा के लिए जो तिजोरी होती है उसमें 2 ताले लगे होते हैं। तिजोरी की एक चाबी पोस्ट मास्टर के पास रहती है और दूसरी चाबी किसके पास रहेगी? ट्रेजरर या कोषाध्यक्ष के पास रहती है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अटेंडेंस रजिस्टर इज मेंटेन्ड ऑन विच फॉर्म? उपस्थिति रजिस्टर जो है उसका रखरखाव कौन से फॉर्म के ऊपर किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? S37। ठीक है, MS37 मत कर देना, S37 आ जाएगा। इसके ऊपर अटेंडेंस रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है। अटेंडेंस रजिस्टर विल बी मेंटेन्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? उपस्थिति रजिस्टर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया जाता है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। भाई एवरी पोस्ट ऑफिस हैविंग मोर देन 1 क्लर्क, एक से अधिक कार्यालय, ठीक है, एक से अधिक क्लर्क जहाँ पे होते हैं उस डाक घर में अटेंडेंस रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द विलेज सॉर्टिंग लिस्ट वंस इन अ मंथ शुड बी एक्समाइंड बाई हुम? ग्राम छंटाई सूची की जांच माह में एक बार किसके द्वारा की जानी चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। पोस्ट मास्टर के द्वारा की जानी चाहिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन किया था। ये जो विलेज सॉर्टिंग लिस्ट होती है डाक घर में सब अकाउंट असिस्टेंट के टेबल के पास टंगी होती है और महीने में एक बार इसको पोस्ट मास्टर के द्वारा अवश्य जांचा जाना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Any information received by the officer of the department officially should not be made public, but this restriction not applicable to? विभाग के अधिकारी द्वारा आधिकारिक तौर पर प्राप्त किसी भी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यह प्रतिबंध किस चीज़ के ऊपर लागू नहीं होता है? ठीक है, तो विभाग का कोई भी अधिकारी है उसको ऑफिशियली कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो उसको पब्लिक नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो ये रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। The PA who discharges the duty connected with money order, saving and sub-account department can be the treasurer of the office. PA जो मनी ऑर्डर, बचत और उपलेखा विभाग से जुड़े कर्तव्यों का निर्वहन करता है कार्यालय का कोषाध्यक्ष हो सकता है। करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी आ जाएगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि जिस PA को कौन से काम सौंपे गए हैं, MO, SB या सब अकाउंट डिपार्टमेंट से जुड़े काम सौंपे गए हैं, कार्यालय का कभी भी कोषाध्यक्ष नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ सब ऑफिसेस विच हैविंग not more than 2 PAs and the PA connected with money order, saving and sub account department can be the treasurer of the office. ऐसे उपडाक घरों के मामले में जिनके पास 2 से ज़्यादा PA नहीं हैं, वहाँ पर मनी ऑर्डर, बचत और उपलेखा विभाग से जुड़े काम, ठीक है, जुड़ा हुआ PA जो है वो कार्यालय का कोषाध्यक्ष हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा। अब देखो जो PA है जो कौन से काम करता है, मनी ऑर्डर, SB सब अकाउंट डिपार्टमेंट से जुड़े काम करता है, वो शुड नॉट बी द ट्रेजरर ऑफ द ऑफिस, कार्यालय का वो कोषाध्यक्ष नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन है उन सब ऑफिस के ऊपर लागू नहीं होती है जिनमें 2 से ज़्यादा PA ना हो। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी।
Which of the following is a record of PAs actually at work in a post office on any given day? निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी दिन किसी डाकघर में वास्तव में काम करने वाले पीएस के काम का रिकॉर्ड होता है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। नॉमिनल रोल MS-12 के ऊपर इसे बनाया जाता है। तो ये क्या होता है, किसी भी दिए हुए दिन में जो एक्चुअल में काम करने वाले कार्यालय में पीए होते हैं उनके काम का एक रिकॉर्ड होता है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Which of the following offices are not supplied with the village sorting list? निम्नलिखित में से किस कार्यालय को ग्राम छंटाई सूची प्रदान की जाती है? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, किस कार्यालय को दी जाती है? टू ऑफिसेज विद विच विलेज पोस्टमैन आर अटैच्ड। उन कार्यालयों को विलेज सॉर्टिंग लिस्ट की आपूर्ति की जाती है जिनके साथ ग्राम डाकिये जुड़े होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। When sorting is done at night, the stamps and seals required should be entrusted to whom? जब छंटाई जो है वो रात में की जाती है तो छंटाई करने के लिए जो भी आवश्यक स्टैम्प्स और सील्स होती हैं वो किसे सौंपी जाती हैं? सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। टू सीनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑन ड्यूटी। ड्यूटी पर जो सीनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट होगा उसे वो मोहरें और सीलें सौंपी जाती हैं। Who will be held personally responsible for the safe custody of the stamps and seals entrusted to him during working hours and for improper use of them? कार्य घंटों के दौरान उसे सौंपी गई मोहरों और सीलों की सुरक्षित अभिरक्षा और उनके अनुचित उपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? करेक्ट आंसर भी आ जाएगा असिस्टेंट इंचार्ज ऑफ द ईच डिपार्टमेंट। प्रत्येक विभाग के सहायक प्रभारी को इस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि उसको जो भी स्टैम्प्स और सील्स दी जाती हैं कामकाज के घंटों के दौरान उनका कोई भी इम्प्रॉपर यूज़ नहीं होना चाहिए, अनुचित प्रयोग नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The round and oblong money order stamps, the postmaster's unpaid stamp, and insurance seal and date and other movable types of all stamps and seals in the office must always remain in the possession of the who will be responsible for their safe custody। कार्यालय में जो राउंड और अवलोंग मनी ऑर्डर स्टैंप होती हैं, पोस्ट मास्टर की जो अनपेड स्टैंप होती है, या बीमा सील और तारीख या फिर अन्य जो हिस्से होते हैं जो उपयोग में ना हो, हमेशा किसके कब्जे में रहने चाहिए? जो इनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? ए आ जाएगा, पोस्ट मास्टर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। For offices in which it is necessary for the postmaster to open or close any branch of the office in absence of the assistant, who may prescribe that the postmaster will keep during the assistant's absence all or any of the keys except the second key of the cash safe। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कार्यालय में, ठीक है, जहाँ पर पोस्ट मास्टर के लिए ऐसा आवश्यक हो कि कोई सहायक अगर अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में अगर उसे कार्यालय की किसी भी शाखा को खोलना या बंद करना होता है, तो ये कौन निर्धारित कर सकता है कि जो सहायक है उसकी अनुपस्थिति के दौरान पोस्ट मास्टर क्या कर सकता है? कैश सेफ की जो दूसरी चाबी है उसको छोड़कर बाकी सभी चाबियां या चाबियों को अपने पास रख सकता है। तो इस चीज़ को कौन निर्धारित करता है? सुपरिटेंडेंट निर्धारित करता है। ठीक है, ऐसे कार्यालय जहां पर पोस्ट मास्टर के लिए ये आवश्यक हो, क्या आवश्यक हो? कि जो सहायक है उसकी अनुपस्थिति में उसकी ब्रांच को खोलना या बंद करना। ऐसी स्थिति में सुपरिटेंडेंट यह निर्धारित कर सकता है कि पोस्ट मास्टर उस सहायक की एब्सेंस में सभी चाबियों को या कोई चाबी को अपने पास रख सकता है, लेकिन कैश सेफ की दूसरी चाबी उसके पास नहीं रहेगी। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। In offices which receive or dispatch mails during the night, the key of the mailbox should be kept by whom? रात्रि के समय डाक प्राप्त करने या भेजने वाले कार्यालयों में मेल बॉक्स की चाबी किसके पास रहनी चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा, मेल सहायक के पास रहनी चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कार्यालय जो रात के समय डाक को प्राप्त या प्रेषित करते हैं वहां पर मेल बॉक्स की चाबी मेल सहायक के पास रहेगी। Which of the following should be used to record the results of the tests applied to the work of any branch?
or the work of the postman and village postman or and for temporary arrangements made for the distribution of work of PAs and postmen in case of their absence। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी शाखा के कार्य या डाकियों या ग्राम डाकियों के कार्यों पर लागू परीक्षणों के परिणामों को रिकॉर्ड करने की या फिर पीए या डाकियों की अनुपस्थिति में उनके काम को करने के लिए जो टेम्परेरी अरेंजमेंट किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को नोट करने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, पोस्ट मास्टर की जो ऑर्डर बुक होती है उसमें ये सारी चीज़ों को नोट किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Any information received by the officers of the department officially or in charge of their duties can be made public। विभाग के अधिकारियों द्वारा आधिकारिक तौर पर या अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान प्राप्त कोई भी जानकारी सार्वजनिक की जा सकती है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी ऑफिशियली उनको या उनके काम के संबंध में कोई भी जानकारी मिलती है वो उन्हें कभी भी पब्लिक नहीं करनी चाहिए, वो उन्हें कभी भी ठीक है लोगों को ऐसे नहीं बताना चाहिए, सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, लेदर कैश बैग शुड बी लॉक्ड एंड सील्ड बाय द ट्रेजरर हिमसेल्फ विद द। चमड़े के कैश बैग को कोषाध्यक्ष के द्वारा स्वयं बंद और द्वारा सील किया जाना चाहिए। तो अब जो लेदर कैश बैग होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया कि कब इसका यूज़ किया जाता है या फिर कपड़े के कैश बैग का यूज़ कब करना है। जब भी लेदर कैश बैग का यूज़ किया जाएगा तो उसको लॉक और सील किया जाएगा किसके द्वारा, ट्रेजरर के द्वारा, कोषाध्यक्ष के द्वारा। एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है, लेकिन किस चीज़ के साथ किया जाएगा, करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, विद द कैश सील, नकद सील के साथ सील किया जाएगा। If an article intended to dispatch as value payable article found in letter box, the sorting PA should note the irregularity in the and show the article to। यदि मूल्यदेय वस्तु के रूप में भेजने के लिए अभिप्रेत कोई भी लेख लेटर बॉक्स में पाया जाता है तो छंटाई पीए को इस चीज़ के बारे में या इस अनियमितता को कहाँ पर नोट करना चाहिए और लेख जो है वो किसे दिखाया जाएगा। अब मान लीजिए कोई भी ऐसा आर्टिकल है जिसे वीपी आर्टिकल के रूप में आप भेजना चाहते हैं, लेकिन वो क्या है, लेटर बॉक्स में पोस्ट किया हुआ पाया जाता है। अब ऐसी स्थिति में उस तरह के आर्टिकल को ये क्या है, एक अनियमितता है, क्योंकि जब भी आपने वीपी आर्टिकल भेजना है पोस्ट ऑफिस विंडो पर आप उसे प्रस्तुत करेंगे, लेकिन अगर आप उसको लेटर बॉक्स में पोस्ट करने के लिए डाल देते हैं तो इस अनियमितता के बारे में एरर बुक में लिखा जाएगा और ये जो आर्टिकल है वो किसको दिखाया जाएगा, पोस्ट मास्टर को दिखाया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। If an article intended to dispatch as value payable article found in letter box, the sorting PA should note the irregularity in the error book and show the article to the postmaster। And if the article is with form 51 filled up by the sender, then it should be made over to the registration and parcel department and usual receipt to the sender will be made over to whom। अब वही क्वेश्चन हमारे पास कि जो वैल्यू पेबल आर्टिकल है उसे आप वीपी के रूप में भेजना चाहते हैं, लेकिन पोस्ट करने के लिए उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया है। इस तरह के आर्टिकल को क्या किया जाता है, सॉर्टिंग पीए के द्वारा कि ये जो अनियमितता है उसको एरर बुक में नोट किया जाता है और इस आर्टिकल को पोस्ट मास्टर को दिखाया जाता है। फिर उसके बाद क्या देखा जाएगा, अगर इस वीपी आर्टिकल के साथ फॉर्म 51 है जिसे प्रेषक के द्वारा भर के इस आर्टिकल के साथ लगाया गया है, तो इस तरह के आर्टिकल को फिर आगे रजिस्ट्रेशन या पार्सल डिपार्टमेंट को, वीपी आर्टिकल है तो इसे क्या किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन और पार्सल डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाएगा। क्यों सौंप दिया जाएगा, अगर इसके साथ फॉर्म 51 है तो उसको वीपी आर्टिकल के रूप में बुक करने के लिए रजिस्ट्रेशन एंड पार्सल डिपार्टमेंट को सौंपा जाएगा। अब बुकिंग के बाद
क्या होता है, जैसे आप वीपी आर्टिकल को बुक करते हैं, रजिस्टर्ड आर्टिकल को बुक करते हैं, तो उसके लिए आपको एक रिसिप्ट दी जाती है, रसीद दी जाती है। अब इस आर्टिकल के लिए जो रिसिप्ट होगी इसकी बुकिंग के बाद, जो कि प्रेषक को दी जानी थी, लेकिन प्रेषक तो वहाँ पे है नहीं, क्योंकि आपको ये लेटर या जो भी वीपी आर्टिकल है लेटर बॉक्स में मिला है। तो इस तरह की रसीद को किसे सौंपा जाएगा? करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा। इट विल बी मेड ओवर टू दी सॉर्टिंग असिस्टेंट टू बी पेस्टेड इन दी एरर बुक। तो इस रसीद को छंटाई सहायक को सौंप दिया जाएगा। क्यों सौंप दिया जाएगा? ताकि इसे एरर बुक में जहां पे इस अनियमितता को, जहां पे इस इरेगुलरिटी को नोट किया था, वहां पर पेस्ट किया जा सके। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज MS-88, MS-88 जो है ये क्या चीज़ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? एयरली विलेज रिटर्न इसे कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Who should kept the yearly village return during the first 14 days of the month of February each year? अब ये जो ईयरली विलेज रिटर्न होती है कब बनाई जाती है? फरवरी मंथ के पहले 14 दिनों के दौरान बनाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन इसे बनाता है, किसके पास ये रखी जाती है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, सब अकाउंटेंट के पास रहती है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। As soon as the completion of the yearly village return, it should be totaled and signed by whom? अब जो वार्षिक ग्राम विवरणी है फरवरी मंथ के पहले 14 दिनों के दौरान बनाई जाती है, तो जैसे ही ये क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, इसका टोटल किया जाता है, यानी कि इसमें आर्टिकल्स को नोट किया होता है। जब 14 दिन हो जाएंगे तो उन सभी आर्टिकल्स का टोटल निकाला जाता है और फिर इसे किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी आ जाएगा, पोस्ट मास्टर के द्वारा इसे हस्ताक्षरित किया जाएगा। फिर उसके बाद ये किसे भेज दी जाती है? सब डिविजनल हेड को भेज दी जाती है, यानी कि इंस्पेक्टर को भेजी जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। As soon as the completion of the yearly village return, it should be totaled, signed by the postmaster and forwarded to whom? अब जैसे ही आपकी वार्षिक ग्राम विवरणी कंप्लीट हो जाती है, पोस्ट मास्टर के द्वारा इसे हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। अभी पिछला क्वेश्चन किया कि कौन इसे फिर साइन करता है? पोस्ट मास्टर करता है। और फिर ये आगे किसी को भेजी जाती है? सब डिविजनल इंस्पेक्टर को भेजी जाती है, उपमंडल निरीक्षक को भेजी जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Every safe supplied to an office will have double locks. One key will be kept by the postmaster and other with the। कार्यालय को आपूर्ति की जाने वाली प्रत्येक तिजोरी में 2 ताले लगे होते हैं। ठीक है, एक इसमें आ जाता है कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट मनी, जो गवर्नमेंट मनी होती है उसकी अभिरक्षा। गवर्नमेंट मनी का क्या अर्थ हो जाएगा? जो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस का कैश होता है उसको रखने के लिए क्या होता है? पोस्ट ऑफिस में एक तिजोरी दी जाती है। प्रत्येक तिजोरी में 2 ताले लगे होते हैं, जिनमें से एक ताले की चाबी पोस्ट मास्टर के पास रहेगी और दूसरी जो वो किसके पास रहती है? ट्रेजरर के पास रहती है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द पोर्शन ऑफ द बैलेंसेस इन कैश, पोस्टेज स्टैम्प्स, IPOs एक्स्ट्रा शुड बी केप्ट इन विच सेफ? नकदी, डाक टिकट, IPO आदि में शेष राशि का हिस्सा किस तिजोरी में रखा जाना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? ये आ जाएगा, रिजर्व सेफ में से रखा जाता है। और बाकी जो है डेली ट्रांजैक्शन के लिए होती है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? 2 पोर्शन होते हैं, एक रिजर्व सेफ के रूप में यूज़ किया जाता है और एक जो है डेली ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये जो है आपने रिजर्व सेफ में रखनी होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The identification cards contain which of the following? आइडेंटिफिकेशन कार्ड में निम्नलिखित में से क्या क्या होता है? तो जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड होते हैं पोस्ट ऑफिस में बनाए जाते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स होल्डर, इसके धारक का विवरण होता है, उसके सिग्नेचर होते हैं और उसकी फोटोग्राफ भी लगी होती है। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। ध्यान रखना, अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? सिग्नेचर होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The identification cards are available to whom?
पहचान पत्र जो है वो किसके लिए उपलब्ध होते हैं? तो आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो है वो किसके लिए होते हैं? फॉर द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, जनता के सदस्यों के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो टूरिस्ट होते हैं वो भी इनका यूज़ कर सकते हैं। वो फाइंड डिफ़िकल्टी इन एस्टैब्लिशिंग देयर आइडेंटिटी इन दी टाउन, या फिर जिन्हें अपनी कस्बे में पहचान स्थापित करते समय कोई भी कठिनाई का अनुभव होता है, उनके लिए भी पहचान पत्र जारी किए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट इज़ द फीस फॉर आइडेंटिफिकेशन कार्ड, पहचान पत्र की फीस जो है क्या है? करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा। किसी समय में 9 रुपये हुआ करती थी, लेकिन प्रेजेंट में कितनी है? 270 रुपीज़ है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज़ द एप्लीकेशन फीस फॉर द पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड, अब ये जो 270 रुपीज़ है इसमें आपने ध्यान रखना कि जो आवेदन शुल्क है, एप्लीकेशन फ़ीस है, वो कितनी है? 20 रुपये है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। What is the processing fees and card cost to be paid at the time of submission of filled up application? भरे हुए आवेदन जमा करते समय भुगतान की जाने वाली प्रोसेसिंग फीस और कार्ड लागत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। प्रोसेसिंग फीस 250 रुपये, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी आ जाएगी? 20 रुपये। टोटल कितना प्राइस है? 270 रुपये है। But is the processing fees and cost for the postal identity card under तत्काल स्कीम? तत्काल योजना के तहत डाक पहचान पत्र के लिए प्रसंस्करण शुल्क और लागत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा। 600 रुपीज़ इसके लिए लगते हैं। अंडर तत्काल स्कीम द पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड विल बी इशूड इन हाउ मैनी डेज? तत्काल योजना के तहत डाक पहचान पत्र कितने दिनों में जारी किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा 5 डेज में किया जाता है। बट इज द वैलिडिटी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन कार्ड, पहचान पत्र जो बनाए जाते हैं पोस्ट ऑफिस में, उनकी वैधता की अगर बात करें कितने समय तक ये वैलिड रहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। इनकी वैलिडिटी है जो वो 3 वर्ष के लिए होती है। तो कौन सी ऑप्शन आपके पास? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन इशू द आइडेंटिफिकेशन कार्ड। अब ये जो पहचान पत्र होते हैं किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। इन्हें केवल प्रधान डाक घर के द्वारा जारी किया जाता है। अब जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है इनके लिए आवेदन अगर आप करते हैं तो वो सब पोस्ट ऑफिस में भी किया जा सकता है, लेकिन अगर इनके इशू की बात करें तो इनको केवल हेड पोस्ट ऑफिस ही जारी करता है। सब पोस्ट ऑफिस में अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन आगे हेड ऑफिस को ही भेजा जाएगा। Any laxity on the part of SPM should be brought to the notice of whom? SPM की ओर से किसी भी ढिलाई को किसके ध्यान में लाया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। सुप्रिटेंडेंट के ध्यान में लाया जाता है। ठीक है, SPM है, उसके काम में अगर आपको कोई भी ढिलाई लगती है, काम चोर है मेरी तरह, तो इसके बारे में आपने किसको शिकायत करनी है? सुप्रिटेंडेंट को करनी है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Any laxity on part of GDS should be brought to the notice of whom? अगर GDS की ओर से काम में कोई भी ढिलाई देखी जाती है तो इस चीज़ के बारे में किसको बताया जाता है? डिविजनल हेड को, यानी कि इंस्पेक्टर को बताया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The postmaster should test the punctual clearance of outside letter boxes by posting addressed to himself and note the result in his order book. पोस्ट मास्टर क्या करता है? स्वयं को संबोधित, यहाँ पे हमें बताना है क्या संबोधित करता है, उसको पोस्ट करके बाहरी लेटर बॉक्स की समयबद्ध निकासी का परीक्षण करना चाहिए और परिणाम को अपनी ऑर्डर बुक में नोट करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अब जो आपकी आउटसाइड लेटर बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, बाहरी लेटर बॉक्स होते हैं, उनकी पंक्चुअल क्लियरेंस, उनकी समय से निकासी हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज़ के बारे में पोस्ट मास्टर को ध्यान रखना होता है। अब पोस्ट मास्टर इसके बारे में ध्यान कैसे रखता है? वो क्या करता है? पोस्ट मास्टर अपने स्वयं के एड्रेस के ऊपर जो टेस्ट लेटर हैं वो डाल देता है लेटर बॉक्स में। अगर तो वो टाइम से लेटर बॉक्स की निकासी करेंगे तो टाइम से ये पोस्ट मास्टर के पास वापस पहुंच जाएंगे, अगर नहीं करते हैं तो नहीं पहुंचेंगे। तो इस तरह से वो उनकी पंक्चुअल क्लियरेंस के ऊपर ध्यान देता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। परीक्षण पत्र का वो यूज़ करता है।
द लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर सिक्योर्ड इन विच काइंड ऑफ बंडल्स, निर्देश पत्र जो है किस प्रकार के बंडलों में प्राप्त होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डेली बंडल्स में प्राप्त होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शंस इज मेंटेन्ड ऑन विच फॉर्म, प्राप्तकर्ता के निर्देशों की पुस्तक किस प्रपत्र पर रखी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, M32 के ऊपर रखी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्म नंबर है, बहुत बार पूछे जाते हैं। बट इज द वैलिडिटी ऑफ द टेम्परेरी इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द एड्रेसी, प्राप्तकर्ता द्वारा दिए गए अस्थायी निर्देशों की वैधता जो है वो क्या होती है। इंस्ट्रक्शंस जो है दो तरह की होंगी, टेम्परेरी और परमानेंट। अगर टेम्परेरी इंस्ट्रक्शंस हैं तो उनकी वैलिडिटी कितनी रहेगी आपके पास, 3 महीने रहेगी, 24 की, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज द वैलिडिटी ऑफ द परमानेंट इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द एड्रेसी, अगर प्राप्तकर्ता के द्वारा परमानेंट इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, स्थायी निर्देश दिए जाते हैं, तो इनकी वैलिडिटी कितनी होती है, 3 वर्ष होती है, 25 की आपके पास, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रजिस्टर्ड इंश्योर्ड एंड वीपी आर्टिकल्स आर डिलीवर्ड एट द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस ड्यूरिंग विच टाइम, पंजीकृत बीमित वीपी वस्तुएं डाकघर की खिड़की पर किस समय के दौरान वितरित की जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ड्यूरिंग आवर्स फिक्स्ड फॉर देयर बुकिंग, जो समय निर्धारित है उनकी बुकिंग के लिए वही समय निर्धारित है उनकी विंडो डिलीवरी के लिए। अब मान लीजिए रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की बुकिंग सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक होती है, और कोई भी व्यक्ति क्या चाहता है, अपने रजिस्टर्ड आर्टिकल की विंडो डिलीवरी लेना चाहता है, तो ये विंडो डिलीवरी उसे 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में ही मिलेगी। यानी कि जो समय निर्धारित है किसी भी आर्टिकल की बुकिंग के लिए वही समय निर्धारित होगा उसी तरह के आर्टिकल की विंडो डिलीवरी के लिए, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, पंजीकृत सार को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कौन कौन से 2 भाग हैं, एक रिसिप्ट है और दूसरा इश्यूज है, प्राप्तियां और प्रेषण। द रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू, अब यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया कि जो पंजीकृत सार है कौन कौन से 2 भागों में से बांटा गया है, एक रिसिप्ट और दूसरा क्या है, इश्यूज। प्राप्तियां और जारी करना या प्राप्तियां प्रेषण कह सकते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स थ्रू एन अल्टरनेटिव सिस्टम नोन एज डिलीवरी स्लिप सिस्टम कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन सब ऑफिस और हेड ऑफिस अंडर द ऑर्डर्स ऑफ हुम, एक वैकल्पिक प्रणाली के माध्यम से पंजीकृत और बीमित वस्तुओं की डिलीवरी, जिसे डिलीवरी स्लिप सिस्टम के रूप में जाना जाता है, उप कार्यालय या प्रधान कार्यालय में किसके आदेश के तहत शुरू की जा सकती है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट के ऑर्डर्स के तहत। अब ये जो क्या होती है डिलीवरी स्लिप सिस्टम, तो एक अल्टरनेटिव सिस्टम होता है किसके लिए, जो भी रजिस्टर्ड या इंश्योर्ड आर्टिकल होते हैं उनके वितरण के लिए। तो इसमें क्या होता है, अलग से आपको कोई भी रिसिप्ट नहीं बनानी पड़ती, फिर पोस्टमैन अपनी पुस्तक में इनको दर्ज नहीं करता, अगर डिलीवरी स्लिप सिस्टम के तहत इनका वितरण किया जाता है, ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Which of the following is true about डिलीवरी स्लिप सिस्टम, डिलीवरी स्लिप सिस्टम के तहत कौन सा सही है। अंडर दिस सिस्टम द रिसिप्ट साइंड बाई एड्रेसी इज नॉट प्रीपेयर्ड, इस सिस्टम के तहत प्राप्तकर्ता के द्वारा जो रसीद हस्ताक्षरित की जाती है उसे अलग से तैयार नहीं करना पड़ता, डिलीवरी स्लिप में ही उसके हस्ताक्षर के लिए जगह बनी होती है, स्पेस होता है, वहीं पे उसके हस्ताक्षर लिए जाते हैं, अलग से कोई भी आपको रसीद तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। पोस्टमैन आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर द पर्टिकुलर्स ऑफ आर्टिकल्स इन पोस्टमैन्स बुक, पोस्टमैन को पोस्टमैन बुक में लेखों के विवरण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनके जो विवरण होते हैं डिलीवरी स्लिप में ऑलरेडी होते हैं। तो ये भी करेक्ट आ जाएगा। और आगे चलते हैं, द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स आर नोट बी एंटर्ड इंडिविजुअली इन द रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद रजिस्टर्ड सार या पंजीकृत सार में पंजीकृत लेखों की संख्या व्यक्तिगत रूप से दर्ज नहीं की जाती है, ये भी सही है, डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो ये सभी जो है डिलीवरी स्लिप सिस्टम के बारे में करेक्ट हैं।
Special forms of registered journals are supplied to firms and other institutions which post at least. उन फर्मों या अन्य संस्थानों को पंजीकृत पत्रिकाओं के विशेष प्रपत्रों की आपूर्ति की जाती है जो कम से कम कितने आर्टिकल पोस्ट करते हैं। करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी आ जाएगा 10 रजिस्टर्ड आर्टिकल। 10 पंजीकृत लेखों को पोस्ट करते हैं, लेकिन कैसे? इंश्योर्ड आर्टिकल वो नहीं होने चाहिए। तो जितनी भी फर्में या संस्थान हैं उनको क्या किया जाता है? स्पेशल फॉर्म्स ऑफ रजिस्टर्ड जर्नल सप्लाई किए जाते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? वो कम से कम क्या करें? 10 रजिस्टर्ड आर्टिकल को डेली पोस्ट करें। तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। लेकिन ये जो रजिस्टर्ड आर्टिकल है इंश्योर्ड नहीं होने चाहिए। The special registered journal in case of parcel mail is prepared on which form? पार्सल मेल के मामले में विशेष पंजीकृत जर्नल किस फॉर्म पर तैयार किए जाते हैं? तो RP 69 के ऊपर इन्हें तैयार किया जाता है। किसके लिए? पार्सल मेल के मामले में। और अगर हम बात करें लेटर मेल के मामले में, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल्स इन केस ऑफ लेटर मेल इज प्रिपेयर्ड ऑन विच फॉर्म? पत्र मेल के मामले में जो विशेष पंजीकृत पत्रिका होती है कौन से प्रपत्र पर तैयार की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा। RP 69 पार्सल मेल के लिए और RP 70 लेटर मेल के लिए यूज़ की जाती है। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। बट इज ए फोरम नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल रजिस्टर? सांख्यिकीय रजिस्टर का जो फोरम नंबर है वो क्या है? MS 13 है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। देखो फोरम नंबर आपको अच्छे से याद रखनी है, एस लगा है नहीं लगा है, जैसे यहाँ पे M13 भी दे रखा है तो आपको ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा MS 13। बट इज द फोरम नंबर ऑफ मंथली स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट? मासिक सांख्यिकीय सार का फोरम नंबर जो है वो क्या होता है? तो 35 की करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? MS 14 होता है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। और एक आपका स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम होता है, उसका फोरम नंबर भी याद रखना है, MS 14A। रूट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन विच फॉर्म? रूट लिस्ट जो है वो किस फॉर्म के ऊपर तैयार की जाती है? M53 के ऊपर तैयार की जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Who prepare the route list and send it to village postman? रूट लिस्ट जो है वो कौन तैयार करके ग्रामीण डाकियों को भेजता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सब डिविजनल इंस्पेक्टर भेजता है। मनी ऑर्डर ऑफ लॉन्ग स्टैम्प एंड इंश्योरेंस स्टैम्प आर केप्ट अंडर द कस्टडी ऑफ whom? मनी ऑर्डर ऑफ लॉन्ग स्टैम्प और जो बीमा मोहर होती है वो किसके संरक्षण में रखे जाते हैं? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस में जो लॉन्ग मनी ऑर्डर स्टैम्प होती है, इंश्योरेंस स्टैम्प होती है, ये सभी किसके पास रहती हैं? पोस्ट मास्टर के पास रहती हैं, उसके संरक्षण में रहती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज ए फोरम नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम? स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम का फोरम नंबर क्या है? इसका करेक्ट आंसर आपके पास ही आ जाएगा। MS 14A है। और अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था MS 14 किसका है? तो मंथली स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट का होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Amended statistical memorandum is prepared by MO registration and parcel assistant. MO पंजीकरण एवं पार्सल सहायक द्वारा सांख्यिकीय ज्ञापन जो है वो कब तैयार किया जाता है? ठीक है, तो कब करते हैं? हर महीने की पहली तारीख को करते हैं। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। यानी कि स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम क्या हो जाएगा? MS 14A। कब इसको तैयार किया जाता है? ऑन 1st ऑफ ईच मंथ। हर महीने की पहली तारीख को किया जाता है, या फिर पहला जो भी कार्य दिवस हो जाएगा उसके ऊपर इसे तैयार किया जाएगा। The postmaster checks the correctness of at least how many entries in the statistical abstract? Statistical abstract क्या हो जाएगा? MS 14 हो जाएगा। Which are selected at random and initial entries so checked? पोस्टमास्टर जो है वो सांख्यिकीय सार की कम से कम कितनी प्रविष्टियों की शुद्धता की जांच करता है, जिन्हें वो रैंडमली चुनता है, और इस तरह से जितनी भी प्रविष्टियों की वो जांच करेगा उनके लिए हस्ताक्षर करता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो कम से कम वो 20 एंट्रीज रैंडमली चेक करता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
The statistical memorandum should punctually be submitted by postmaster to head of circle on सांख्यिकीय ज्ञापन। स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम की बात यहाँ पे की जा रही है, कौन से फोरम के ऊपर बनता है, MS 14A के ऊपर बनता है। तो ये जो सांख्यिकीय ज्ञापन होता है ये क्या करता है, पोस्ट मास्टर के द्वारा सर्कल प्रमुख को सबमिट किया जाता है, लेकिन कौन सी तारीख को किया जाता है, करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा, हर महीने की 10 तारीख को किया जाता है। If acknowledgement is brought back by the postman unsigned, addressee refused to sign it, then what should do? अगर क्या होता है, डाकिया एक आर्टिकल का वितरण करने के लिए जाता है, क्या रजिस्टर्ड आर्टिकल था, उसके साथ एक्नोलेजमेंट भी थी, लेकिन प्राप्तकर्ता क्या करता है, उस आर्टिकल के लिए रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर कर देता है, लेकिन जो आपने पावती है उसके साथ उसके ऊपर वो हस्ताक्षर करने से मना कर देता है। तो जब डाकिया इस तरह से मना की हुई एक्नोलेजमेंट को वापस लाता है, यानी कि इसके ऊपर हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता नहीं करता है, तो क्या किया जाएगा, करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, एक्नोलेजमेंट शुड बी फॉरवर्डेड टू दी सेंडर। तो इस तरह की खाली एक्नोलेजमेंट, बिना प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर वाली एक्नोलेजमेंट प्रेषक को फॉरवर्ड कर दी जाएगी विद सुटेबल रिमार्क अंडर पोस्ट मास्टर सिग्नेचर। ठीक है, उसके ऊपर रिमार्क दिया जाएगा कि प्राप्तकर्ता ने इसके ऊपर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर होंगे, फिर उसे क्या किया जाएगा, प्रेषक को भेज दिया जाएगा। Next question है, the sender of an inland registered article can obtain an attested copy of the address's receipt, and for this application made to post office within how much time? एक अंतर्देशीय पंजीकृत वस्तु का प्रेषक प्राप्तकर्ता की रसीद की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है, और इसके लिए डाकघर को कितने समय के भीतर आवेदन किया जाना चाहिए। अब ये क्या चीज़ हो जाएगी, मान लीजिए मेरे लिए एक रजिस्टर्ड आर्टिकल आता है, पंजीकृत लेख आता है, जब मुझे उसका वितरण किया जाएगा तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक रसीद के ऊपर हस्ताक्षर करूँगा। क्या ये तो हमें पता है, रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए जब इसका वितरण होता है तो प्राप्तकर्ता को एक रसीद के ऊपर हस्ताक्षर करने होते हैं। अब ये जो हस्ताक्षर रसीद के ऊपर किए जा रहे हैं, अगर इसकी प्रति चाहिए सेंडर को, प्रेषक क्या चाहता है कि ये जो सिग्नेचर एड्रेस या प्राप्तकर्ता ने किए हैं, मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए, तो कैसे होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, कितने समय के भीतर प्रेषक इस रिसिप्ट के लिए या इस रिसिप्ट की कॉपी के लिए आवेदन कर सकता है। 6 months फ्रॉम डेट ऑन विच एड्रेसी साइंड दी ओरिजिनल रिसिप्ट। जिस टाइम पे या जिस समय प्राप्तकर्ता ने ओरिजिनल रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर किए थे, उस तारीख से 6 महीने के भीतर वो इस चीज़ के लिए आवेदन कर सकता है। यानी कि वितरण, ये ध्यान रखना है कब से, जब प्राप्तकर्ता ओरिजिनल रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर करता है, उस तारीख से 6 महीने के भीतर प्रेषक क्या कर सकता है, प्राप्तकर्ता की रसीद की सत्यापित प्रति के लिए आवेदन कर सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following is true about attested copies of addresses receipt? प्राप्तकर्ता की रसीद की सत्यापित प्रतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। क्या ये जो अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट होगी, इसके बारे में कौन सा सही आ जाएगा। द फीस ऑफ 2 rupees इन द शेप ऑफ पोस्टेज स्टैम्प शुड बी अफिक्स्ड टू द एप्लीकेशन फॉर इट। 2 रुपये की फीस डाक टिकट के रूप में इसके लिए आवेदन पत्र पर चिपकी होनी चाहिए। इसके लिए फीस लगेगी 2 रुपये, और 2 रुपये जो डाक टिकट के रूप में दिए जाएंगे, और कहाँ पे, एप्लीकेशन के साथ इसको लगाया जाएगा। द कॉपी ऑफ अ रिसिप्ट विल बी इम्प्रेस्ड विद द डेट स्टैम्प ऑन विच इट इज़ मेड। अब रसीद की प्रति उस तारीख की मोहर अंकित की जाएगी जिस पर इसे बनाया जाता है, यानी कि जिस भी डेट पर ये रिसिप्ट की अटेस्टेड कॉपी बनाई जाती है, उस तारीख की दिनांक मोहर इसके ऊपर लगाई जाती है। इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी, वितरण के कार्यालय में, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एड्रेसेस रिसिप्ट विल बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ डिलीवरी में क्या किया जाता है, प्राप्तकर्ता की रसीद की एग्जैक्ट कॉपी बनाई जाती है, एंड ड्यूली अटेस्टेड बाई पोस्ट मास्टर सिग्नेचर, और पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर के द्वारा इसे विधिवत सत्यापित करवाया जाता है। ठीक है, सत्यापन कौन करता है, पोस्ट मास्टर करता है। फिर डायरेक्टली इसे पोस्टल सर्विस के माध्यम से प्रेषक को भेजा जाता है। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, सभी पॉइंट बिल्कुल सही हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रीडायरेक्शन ऑफ इनलैंड पार्सल्स, अंतर्देशीय पार्सल के पुनर्निर्देशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फर्स्ट है आपके पास रिटन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एड्रेसी और ऑथराइज्ड एजेंट शुड बी ऑब्टेन्ड एंड केप्ट ऑन रिकॉर्ड। अब अंतर्देशीय पार्सल है, उसका पुनर्निर्देशन जो अपनी मर्जी से तो पोस्ट ऑफिस करता नहीं है। कैसे करता है? प्राप्तकर्ता या अधिकृत एजेंट के लिखित निर्देश इसके लिए प्राप्त किए जाते हैं और रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। इनलैंड पार्सल्स कैन नॉट बी रिडायरेक्टेड आउट ऑफ इंडिया। अब ये भी बिल्कुल सही है, अगर कोई पार्सल इनलैंड है, अंतर्देश है, तो उसको फॉरेन कंट्रीज के लिए कभी भी रिडायरेक्ट या पुनर्निर्देशित नहीं किया जाएगा। रिडायरेक्शन फीस में भी पेड इन एडवांस। अब रिडायरेक्शन फीस जो है वो एडवांस में भी दी जा सकती है या डिलीवरी के समय भी दी जा सकती है। और एडवांस में तो सेंडर देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो उसने आर्टिकल भेज दिया, पार्सल भेज दिया, उसका वितरण नहीं हो पाया, तो वहाँ से उसकी रिडायरेक्शन होगी, तो सेंडर तो कहीं और होगा, तो वहाँ पे जाके वो चार्जेस कैसे देगा? तो हो सकता है उसका कोई वहाँ पे एजेंट हो जो उसको रिडायरेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे प्राप्तकर्ता नहीं है, इसको दूसरी जगह के लिए भेजा जाए, तो एजेंट जो है वहाँ पे जो भी रिडायरेक्शन फीस है उसको दे सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। उपरोक्त सभी अंतर्देशीय पार्सलों के पुनर्निर्देशन के बारे में सही है। Firms and other addresses for whom articles of either class are found should be separated and entered in duplicate in the special form of list. फर्म और अन्य प्राप्तकर्ता जिनके लिए किसी भी वर्ग के लेख पाए जाते हैं, कितने लेख पाए जाते हैं वो यहाँ पे बताना है, उन्हें अलग किया जाना चाहिए और सूची के विशेष प्रपत्र पर 2 प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, 3 या 3 से ज़्यादा। ठीक है, कोई भी फर्म या ऐसा प्राप्तकर्ता जिसके लिए किसी भी श्रेणी के 3 या 3 से ज़्यादा आर्टिकल प्राप्त होते हैं, उन आर्टिकल्स को अलग कर लिया जाता है और फिर उनको क्या किया जाता है? स्पेशल फॉर्म ऑफ लिस्ट में दर्ज कर लिया जाता है, 2 प्रतियां इसकी बनाई जाती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। स्पेशल फॉर्म ऑफ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन विच फॉर्म, विशेष सूची का जो विशेष फॉर्म है वो किस प्रपत्र पर तैयार किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, RP 57 के ऊपर इसे तैयार किया जाता है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यदेय वस्तुओं के बारे में सही है? जो वैल्यू पेएबल आर्टिकल होते हैं उनके बारे में कौन सा करेक्ट है? VPMO फॉर्म इज फोल्डेड इन 3 पार्ट्स एंड फास्टेंड सिक्योरली टू द आर्टिकल। अब वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स के साथ क्या होता है? वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर होता है। जो वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर का प्रपत्र होता है या फॉर्म होता है, इसको 3 हिस्सों में मोड़ा जाता है और इसको सिक्योरली लेख के साथ बांध दिया जाता है। आर्टिकल शुड नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस द टर्म ऑफ पेमेंट शोन इन फॉर्म इज गिवन वेयर द आर्टिकल इज बुक्ड। अब दूसरी बात, आर्टिकल को उस समय तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि जो टर्म ऑफ पेमेंट दिखाया गया है प्रपत्र में वो नहीं है जहाँ पे आर्टिकल आप बुक कर रहे हैं। अब ये क्या चीज़ हो जाएगी अगर आप इसको समझ पाएँ तो? जैसे हमने VPMO की बात की, वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर होता है। अब ऑफिस ऑफ पेमेंट का क्या अर्थ हो जाएगा? VP आर्टिकल है, उसका वितरण होगा, प्राप्तकर्ता से राशि वसूल की जाएगी, वसूल की हुई राशि प्रेषक को भेजी जाएगी। अब प्रेषक को जो राशि भेजी जाएगी उस राशि का भुगतान जिस डाकघर के द्वारा या जिस कार्यालय के द्वारा किया जाना है वो क्या हो जाएगा? टर्म ऑफ पेमेंट हो जाएगा। तो टर्म ऑफ पेमेंट वही होना चाहिए जहाँ पे आर्टिकल को आप बुक कर रहे हैं, यानी कि जिस डाकघर से आप VPMO को वैल्यू पेएबल आर्टिकल को बुक करेंगे उसी डाकघर में प्रेषक को उसकी राशि का भुगतान होना चाहिए, ये मतलब है इसका। द वैल्यू ऑफ सिंगल VPMO शुड नॉट एक्सीड 5000 रुपीज़। अब सिंगल जो वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर है उसकी वैल्यू 5000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोनों ही पॉइंट आपके पास क्या आ जाएंगे? करेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, सभी पॉइंट सही हैं। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Who may sanction the use of special forms of VP journals by firms, इंस्टीट्यूशंस एंड बल्क मेलर्स? फर्मों, संस्थानों और बल्क मेलर क्या होते हैं? बड़ी संख्या में डाक को पोस्ट करने वाले। इनके द्वारा BP पत्रिकाओं के विशेष प्रपत्रों के उपयोग को कौन मंजूरी देता है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सुपरिटेंडेंट के द्वारा दी जाती है।
Occasional bulk mailer can use special forms of BP journals. कभी कभी पोस्ट करने वाले जो थोक ग्राहक हैं, यानी कि वो बल्क मेलर तो है लेकिन ओकेजनल है, रोज़ नहीं करता है, कभी कभार करता है, तो उनके लिए भी क्या होते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, बीपी जर्नलों के विशेष प्रपत्रों का उपयोग कर सकते हैं। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। ठीक है, स्पेशल फॉर्म ऑफ बीपी जर्नल जो होते हैं कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बुकिंग ऑफ इंश्योर्ड बीपी आर्टिकल, ये भी आपने ध्यान रखना है। इंश्योर्ड बीपी आर्टिकल जो होते हैं, ठीक है, ओनली सिंपल बीपी आर्टिकल है, उनके लिए इनका यूज़ किया जाएगा, लेकिन इंश्योर्ड बीपी आर्टिकल्स के मामले में इनका यूज़ नहीं किया जाता है। The superintendent of post office may sanction the use of special forms of VP journals by firms, institutions and bulk mailers who post. पोस्ट ऑफिस का जो अधीक्षक है वो फर्मों के द्वारा, संस्थानों या बल्क मेलर्स द्वारा वीपी पत्रिकाओं के विशेष पत्रों के प्रपत्रों के उपयोग को मंजूरी दे सकते हैं जो कम से कम कितने आर्टिकल्स को पोस्ट करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 200 और मोर आर्टिकल्स इन अ मंथ, एक महीने में 200 या 200 से ज़्यादा लेखों को अगर पोस्ट करते हैं तो इनके लिए क्या मंजूरी दी जा सकती है। बुक ऑफ इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, सूचना पुस्तिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हेड ऑफिस और सब ऑफिस के द्वारा इसका रख रखाव किया जाता है। बुक ऑफ इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड बाई हेड ऑफिस एंड सब ऑफिस। और इसके बाद क्वेश्चन आपके पास, द बुक ऑफ इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड ऑन विच फोरम, सूचना पुस्तिका किस प्रपत्र पर रखी जाती है, कौन से फोरम के ऊपर इसे तैयार किया जाता है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, MS 104 के ऊपर इसको तैयार किया जाता है। बट इज द फोरम नंबर ऑफ विंडो डिलीवरी टिकट, विंडो डिलीवरी टिकट जो होती है उसका फोरम नंबर क्या होता है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, M24। और जो इस विंडो डिलीवरी टिकट के पर्टिकुलर्स होते हैं, विवरण होते हैं, उनको एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है जिसे विंडो डिलीवरी टिकट रजिस्टर कहा जाता है। और ये कौन से फोरम के ऊपर बनता है, M23 के ऊपर बनता है, ये भी ध्यान रखना। विंडो डिलीवरी टिकट कौन से फोरम के ऊपर, M20 फोरम। अब M24 फोरम के ऊपर बनती है और इसको क्या होता है, जो विंडो डिलीवरी टिकट के पर्टिकुलर्स होते हैं उनको दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर का यूज़ किया जाता है, जो कौन से फोरम के ऊपर बनता है, M23 के ऊपर बनता है। नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस टू हेड ऑफिसेज एंड सब ऑफिसेज इज सप्लाइड बाय हूम, प्रधान कार्यालयों और उप कार्यालयों को कारोबार के घंटों की सूचना किसके द्वारा दी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास दिया जाएगा, सुपरिटेंडेंट के द्वारा दी जाएगी। अब ये जो नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस होता है ये क्या चीज़ दर्शाता है, तो शोज द आवर्स फिक्स्ड फॉर द डिलीवरी एंड डिस्पैच ऑफ मेल, जो डाक है उसको प्रेषण या वितरण करने के लिए जो समय निर्धारित है उसको दर्शाएगा। एंड फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस विद द पब्लिक, और फिर उसके बाद जनता के साथ जो कारोबार किया जाता है, व्यवसाय किया जाता है, उस समय को भी ये दर्शाता है। तो ये जो समय सीमा बताई जाती है, जो समय निर्धारित किया जाता है, हेड ऑफिस और सब ऑफिस के लिए सुपरिटेंडेंट के द्वारा सप्लाई किया जाता है। नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस टू ब्रांच ऑफिसेज इज सप्लाइड बाय हूम, शाखा कार्यालयों को व्यवसाय के घंटे की सूचना किसके द्वारा प्रदान की जाती है। ब्रांच ऑफिसेज में जो वितरण का या प्रेषण का काम होना है या वहाँ पे लोगों के साथ जो लेन देन का काम होना है, उस चीज़ के बारे में समय कौन निर्धारित करता है, सब डिविजनल इंस्पेक्टर के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। In the case of a first class head post office who will issue the notice of hours of business, प्रथम श्रेणी के प्रधान डाक घरों के मामले में कारोबार के घंटों का नोटिस कौन जारी करता है, क्या कौन करता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस के मामले में स्वयं पोस्ट मास्टर के द्वारा आवर्स ऑफ बिजनेस का नोटिस जारी किया जाता है। Who must from time to time examine the register of village postman and visit book of village postman, समय समय पर ग्राम डाकियों के रजिस्टर एवं ग्राम डाकिया की विजिट बुक की जांच किसे करनी चाहिए, करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, पोस्ट मास्टर को करनी चाहिए। Who must prepare the statement of cases pending at end of the preceding month,
पिछले महीने के अंत में लंबित मामलों का विवरण किसके द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, प्रथम श्रेणी पोस्ट मास्टर के द्वारा किया जाता है। अब जो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस होते हैं वहाँ पे क्या होता है, एक रजिस्टर ऑफ कंप्लेंट्स को मेंटेन किया जाता है पोस्ट मास्टर के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। On first of each month, a statement of cases pending at the end of the preceding month should be prepared by first class postmaster on which forum। प्रत्येक माह की पहली तारीख को पिछले महीने के अंत में जितने भी पेंडिंग केसेस होते हैं उनका विवरण प्रथम श्रेणी पोस्ट मास्टर द्वारा किस प्रपत्र पर तैयार किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, करेक्ट आंसर ए आ जाएगा, CPT 3 के ऊपर तैयार किया जाता है। तो ये जो आपका रजिस्टर ऑफ कंप्लेंट होता है फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस में से मेंटेन किया जाता है पोस्ट मास्टर के द्वारा, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज द फोरम नंबर ऑफ मंथली टाइम स्टेटमेंट्स एंड हु मस्ट प्रिपेयर इट। मासिक समय विवरणों की फोरम संख्या क्या है और इसे किसे तैयार करना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा, इसका फोरम नंबर है M8 और इसे टर्मिनल ऑफिस ऑफ मेल लाइन जो होती हैं उनके द्वारा तैयार किया जाता है। When a value payable article is redirected, then intimation should be served to whom। जब भी कोई मूल्यदेय वस्तु को पुनर्निर्देशित किया जाता है तो जो सूचना है वो किसको दी जाती है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, टू दी ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पोस्टिंग कार्यालय को ये सूचना जो है वो दी जाती है कि इस आर्टिकल को रिडायरेक्ट किया गया है। डिलीवरी बीट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाई होम। डिलीवरी बीट लिस्ट जो है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो हेड पोस्ट मास्टर के द्वारा इसे तैयार किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज द यूज ऑफ विंडो डिलीवरी टिकट। विंडो डिलीवरी टिकट जो होती है इसका क्या यूज होता है, तो विंडो डिलीवरी टिकट जो है क्या यूज होता है, विंडो डिलीवरी टिकट एंटाइटलिंग द होल्डर टू रिसीव डिलीवरी एट द विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस इन अ लॉक्ड बैग। ठीक है, एक लॉक बैग में डाक वस्तुओं का वितरण जो है डाकघर की खिड़की पर प्राप्त करने के लिए जो भी विंडो डिलीवरी टिकट का होल्डर है उसको ये सुविधा प्रदान करती है। कौन से आर्टिकल, जो भी फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड लेटर होते हैं, फिर उसके बाद पोस्ट कार्ड होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, इस तरह के आर्टिकल्स के वितरण की सुविधा ये प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, टू टेक फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स इन अ लॉक्ड बैग। लेकिन ये आपके आर्टिकल जो है लेटर मेल के होने चाहिए। तो विंडो डिलीवरी टिकट जो है ये क्या करती है, एक बंद बैग में पूरी तरह प्रीपेड अपंजीकृत लेख लेने के लिए आपको अधिकृत करती है। रजिस्टर इन manuscript should be opened in all and the particulars of all identity cards issued should be copied and number allotted to identity card which should be in a consecutive series। सभी मैं पांडुलिपि में एक रजिस्टर खोला जाना चाहिए, कौन से कार्यालय में खोला जाना चाहिए हमें बताना है। एक रजिस्टर खोला जाएगा मैन्यूस्क्रिप्ट में जिसमें क्या होता है, जारी किए गए सभी आइडेंटिफिकेशन कार्डों के विवरण की प्रतिलिपि बनाई जाती है और पहचान पत्रों को संख्या आवंटित की जाती है जो एक लगातार श्रृंखला में होने चाहिए। कहाँ पे बनाया जाता है ये रजिस्टर, सभी प्रधान डाकघरों में बनाया जाता है, ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। In the case of loss of identity card, the duplicate may be issued to the holder, marking on his giving a written declaration, absolving the department from all responsibility in the event of misuse of original। अब मान लीजिए आपको एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड इशू किया गया था, आपने उसे गुम कर दिया। अब आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो आपने गुम कर दिया तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट जो है वो बनवा सकते हैं। लेकिन डुप्लीकेट बनवाने के लिए क्या होगा, विभाग को सभी जिम्मेदारी से मुक्त करने की लिखित घोषणा आपको देनी होगी कि अगर इसका जो आपने गुम कर दिया उसका मिसयूज होता है तो इसमें पोस्ट ऑफिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसी पोस्ट ऑफिस को जिम्मेदारी से मुक्त करने वाली एक लिखित घोषणा देने पर आपको एक डुप्लीकेट आइडेंटिफिकेशन कार्ड इशू कर दिया जाएगा जिसके ऊपर क्या लिखा होगा, डुप्लीकेट लिखा होगा। कैसे लिखा होगा, रेड इंक से लिखा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
क्वेश्चन आपके पास, हु शुड फ्रिक्वेंटली इंस्पेक्ट द आर्टिकल्स रिसीव्ड एज अनडिलीवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट ऑफिसेज सो एज टू मेंटेन अ चेक ऑन द एफिशिएंसी ऑफ देयर डिलीवरी वर्क। अधीनस्थ कार्यालयों से अवितरित रूप में प्राप्त वस्तुओं को बार बार निरीक्षण किसे करना चाहिए ताकि उनके वितरण कार्य की दक्षता पर नियंत्रण रखा जा सके। अब जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिस होते हैं, उन सबऑर्डिनेट ऑफिस से जितने भी आर्टिकल वापिस आते हैं, कैसे आते हैं कि इनका वितरण नहीं हो सकता, तो इस तरह के आर्टिकल्स की बार बार कौन जांच करता है ताकि क्या किया जा सके, अपने अधीनस्थ आने वाले कार्यालयों की डिलीवरी एफिशिएंसी के ऊपर या उनका जो डिलीवरी वर्क है उसकी एफिशिएंसी के ऊपर एक चेक रखा जा सके, नियंत्रण रखा जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, पोस्ट मास्टर के द्वारा इस चीज़ की जांच की जाती है। The postmaster should frequently inspect the articles received as undelivered from subordinate offices so as to maintain a check on the efficiency of their delivery work. This test should be applied at least how many times in each month. अभी हमने अभी क्वेश्चन किया कि क्या होता है, जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिस होते हैं उनके डिलीवरी वर्क की एफिशिएंसी के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए उन कार्यालयों के द्वारा, जो भी सबऑर्डिनेट हैं उन कार्यालयों के द्वारा जो भी आर्टिकल अनडिलीवरेबल के रूप में वापस भेजे जाते हैं, पोस्ट मास्टर समय समय पर उनकी जांच करता है ताकि उनके डिलीवरी वर्क की एफिशिएंसी के ऊपर नियंत्रण रखा जा सके। अब ये जो टेस्ट वो करता है या ये जो क्या करता है, चेकिंग करता है, महीने में कम से कम कितनी बार करता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, कम से कम 2 बार करता है और इसका जो भी रिजल्ट आता है वो उसे अपनी ऑर्डर बुक में दर्ज कर लेता है। Who should test the punctual clearance of outside letter boxes by posting test letters addressed to himself? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन किया कि जो आपके आउटसाइड लेटर बॉक्सेस होते हैं उनकी क्लियरेंस जो है वो पोस्ट मास्टर के द्वारा चेक की जाती है कि समयबद्ध उनकी निकासी हो रही है या नहीं हो रही है। इसके लिए पोस्ट मास्टर क्या करता है, स्वयं को संबोधित टेस्ट लेटर उसमें डाल देता है, फिर अगर टाइम से वो पोस्ट मास्टर के पास पहुंच जाते हैं तो उनकी समय पर निकासी हो रही है, नहीं पहुंचते हैं तो नहीं हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। Which of the following is true about instruction slips? निर्देश पर्चियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? These are used by members of public for giving written instructions in connection with the delivery of their postal articles. इनका उपयोग जनता के सदस्यों द्वारा अपने डाक लेखों की डिलीवरी के संबंध में लिखित निर्देश देने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। जो निर्देश पर्चियां हैं किसके द्वारा यूज़ की जाती है? जनता के सदस्यों के द्वारा यूज़ की जाती हैं। क्यों यूज़ की जाती हैं? जनता के सदस्य अपने डाक लेखों की डिलीवरी के संबंध में लिखित निर्देश देते हैं कि कैसे मेरे आर्टिकल को वितरित करना है, अगर मैं यहाँ पे ना हूँ तो किसको आपने इस आर्टिकल का वितरण करना है, इस तरह के निर्देश देते हैं। These are used by members of public. अब इनका उपयोग जनता के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। क्यों? एक तो हमने कर लिया आर्टिकल्स की डिलीवरी के संबंध में, for giving written instructions in connection with redirection of their postal articles. अब इनका उपयोग जो है जनता के सदस्यों के द्वारा और किस चीज़ के लिए किया जाता है? अपनी डाक वस्तुओं के पुनर्निर्देशन के संबंध में लिखित निर्देश देने के लिए भी किया जाता है कि किस तरह से मेरी आर्टिकल्स को आपने रिडायरेक्ट करना है। इंस्ट्रक्शन स्लिप्स आर प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट बाई कार्बोनिक प्रोसेस। अनुदेश पर्चियां जो है कार्बोनिक प्रोसेस के द्वारा 2 प्रतियों में तैयार की जाती हैं। सभी ऑप्शंस आपके पास करेक्ट आ जाएंगी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शंस इज यूज्ड। प्राप्तकर्ता के निर्देशों की पुस्तक का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? क्या बी आ जाएगा? इन ऑल ऑफिसेज वेयर इंस्ट्रक्शन स्लिप प्रोसीजर इज नॉट अवेलेबल। जहाँ पे भी ऐसे कार्यालय जहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्लिप या निर्देश पर्ची वाली प्रक्रिया उपलब्ध नहीं होती है, वहाँ पे प्राप्तकर्ता के निर्देशों की पुस्तक का रखरखाव किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फॉर्म M32 इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। फॉर्म M32 को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शंस प्राप्तकर्ता के निर्देशों की पुस्तक के रूप में से जाना जाता है।
बट इज द वैलिडिटी ऑफ द परमानेंट इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द एड्रेसी। प्राप्तकर्ता द्वारा दिए गए स्थायी निर्देशों की वैधता क्या होती है, तो हमने थोड़ी देर पहले ही किया था। एक आपकी टेम्परेरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं 3 महीने तक वैलिड होंगी। परमानेंट इंस्ट्रक्शंस की वैलिडिटी जो है वो 3 वर्ष होती है। 74 की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Wheat list of town postmen should be prepared and maintained for the guidance of whom in the office। जो शहर के डाकिये होते हैं उनकी बीट सूची कार्यालय में किसके मार्गदर्शन हेतु तैयार की जाती है और उसका रखरखाव किया जाता है। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, डिलीवरी असिस्टेंट के मार्गदर्शन के लिए जो टाउन के पोस्टमैन होते हैं उनकी बीट लिस्ट को तैयार किया जाता है और इसकी जो एक कॉपी है वो किसे दी जाती है, पोस्टमैन को उसकी गाइडेंस के लिए भी दी जाती है। एक किसको दी जाएगी, डिलीवरी असिस्टेंट को दी जाएगी और दूसरी जो है वो डाकिये को दी जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। Which term is used to mark on that article which are returned direct to the sender, which were clearly outside the name and address of the sender, after 7 days removed from the date of which all efforts for delivery have failed। उस वस्तु को चिन्हित करने के लिए आपने किस शब्द का प्रयोग करना है, यानी कि आपने आर्टिकल के ऊपर क्या लिखना है जो डिलीवरी के सभी प्रयास विफल होने की तारीख से 7 दिनों के बाद सीधे प्रेषक को लौटा दिए जाते हैं, जिनके बाहर प्रेषक का नाम और पता हो। एक आर्टिकल है, आपने उसको वितरित करने के सभी प्रयास कर लिए, हर संभव कोशिश आपने की, लेकिन उसका वितरण नहीं हो पाया। लास्ट जो आपने ट्राई की उस तारीख से 7 दिनों के बाद तक उस आर्टिकल को जब रोक के वापस प्रेषक को भेजा जाएगा उसके ऊपर क्या लिखा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, लेफ्ट या नोट नोन उसके ऊपर रिमार्क दिया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। Acknowledgement of unclaimed articles should be destroyed after how much time? अपंजीकृत वस्तुओं की पावती कितने समय बाद नष्ट कर देनी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, सी आ जाएगा। ठीक है, जो एक्नोलेजमेंट है इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, 4 महीने के बाद इसे नष्ट कर दिया जाता है। तो अनक्लेम्ड आर्टिकल्स की जो एक्नोलेजमेंट्स होती हैं 4 महीने के बाद नष्ट कर दी जाती हैं। Unclaimed packets of registered newspapers should be returned to office of posting after how many days? पंजीकृत समाचार पत्रों के लावारिस जो पैकेट होते हैं कितने दिनों के बाद पोस्टिंग कार्यालय को वापस कर दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। 7 दिनों के बाद इन्हें पोस्टिंग कार्यालय को वापस कर दिया जाता है। Which of the following unclaimed articles should be sent to returned letter office at once? निम्नलिखित में से कौन से लावारिस लेख पुनः प्रेषण कार्यालय को तुरंत भेज दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर क्या है, लेफ्ट इंडिया रिमार्क है, या जिनके ऊपर डिसीज्ड रिमार्क है, या जिनके ऊपर रीडायरेक्ट रिमार्क है। अब रीडायरेक्ट रिमार्क वाला आर्टिकल, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। लेफ्ट इंडिया वाला तो समझ आता है, जिसका प्राप्तकर्ता देश छोड़कर जा चुका है। डिसीज्ड जिसका प्राप्तकर्ता मृत है, मृत्यु उसकी हो चुकी है। रीडायरेक्टेड वाला क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक आर्टिकल है, उसको भेजा गया, डिलीवरी उसकी नहीं हो पाई, उसको रिडायरेक्ट किया गया। जिस कार्यालय के लिए रिडायरेक्ट किया गया अगर वहां पर भी उसका वितरण नहीं हो पाया तो वहां पर उसको रोका नहीं जाता, उसे तुरंत वापस भेज दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर 79 का क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। उपरोक्त सभी को तुरंत प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स शुड बी फॉरवर्डेड टू द न्यू एड्रेस बाय एयर wherever ट्रांसमिशन इज अवेलेबल? जहां भी प्रसारण उपलब्ध हो, निम्नलिखित में से कौन से लेख हवाई मार्ग से नए पते पर भेजे जाने चाहिए? इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, फर्स्ट क्लास आर्टिकल भेजे जाते हैं तो रजिस्टर हैं चाहे अनरजिस्टर हैं। लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स हैं, तो भारत के भीतर जब भी क्या ऐसा सुविधाजनक हो तो इनको नए पते पर हवाई मार्ग से भेजा जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के लिए वॉल्यूम 6 पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, एक और वीडियो बनाएंगे, इतनी ही वीडियो रहेगी, लगभग 250 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। अच्छे से अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया,
ठीक है। यही क्वेश्चन आपके, ठीक है, यहीं से आपके 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो 250 क्वेश्चंस में से अगर आपसे 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा है, हमने सब कुछ छांट के ये क्वेश्चन बनाए हैं। पूरा वॉल्यूम 6 पार्ट 1 देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। तो आपको ये अच्छे से कर लेने हैं, अच्छे से आप करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस के बने बनाए नोट्स चाहिए, क्वेश्चन ओशियन बुक आप ले सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन के आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, आप जस्ट बुक लीजिए, उसमें से पढ़ने के ऊपर ध्यान दीजिए, लिखने के ऊपर ध्यान मत दीजिए। GDS to MTS बुक भी मिल जाएगी, पोस्टमैन बुक भी मिल जाएगी 2-2 सालों के क्वेश्चन पेपर्स के साथ। PA की थ्योरी बुक है, PSA के 2023 के क्वेश्चन पेपर्स की बुक भी मिल जाएगी। और अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। अगर आपको इन क्वेश्चंस को समझने में कोई मुश्किल है, कैसे या कहाँ से किस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो इसके लिए आप अगर थ्योरी वाले लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं। आप यकीन मानिए, थ्योरी वाले लेक्चर्स अगर आप एक बार अच्छे से समझ के देख लेंगे तो उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस समझने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।